हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि नाइट्रोजन के यौगिकों में सबसे पहले डाई नाइट्रोजन। हमने डाई नाइट्रोजन कैसे बनता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, किन किन के साथ वह रासायनिक अभिक्रिया करता है, इन सारी चीज़ों का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन का दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है अमोनिया। अमोनिया, ओके। तो आज हम इस अमोनिया के बारे में सीखेंगे, जानेंगे यह कैसे बनता है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ओके, तो चलिए हेडिंग लगाइए अमोनिया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। महत्वपूर्ण यौगिक। तो हेडिंग लगाइए जिसमें नाइट्रोजन के महत्वपूर्ण यौगिक में सबसे पहले हमने देखा था, पहला देखा था डाई नाइट्रोजन। आज देखेंगे अमोनिया, NH3। आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया, तो सबसे पहले देखेंगे अमोनिया की निर्माण, अमोनिया का निर्माण विधि। तो उसमें हम देखेंगे यूरिया द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा? यूरिया द्वारा। ओके, तो लगाइए चले अमोनिया निर्माण। निर्माण विधि। निर्माण विधि। अमोनिया का निर्माण यूरिया के द्वारा। किसके द्वारा? यूरिया के द्वारा। यूरिया से हम कैसे अमोनिया का निर्माण करेंगे? ओके, चलिए। तो यूरिया यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। ये क्या है अपने पास? यूरिया है। इस यूरिया, ठीक है। इस यूरिया को जैसे ही हम पानी से क्रिया करवाते हैं, यूरिया की क्रिया कराते हैं किससे? पानी से। पानी से यूरिया की क्रिया कराने पर यह जो है अमोनियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ओके, किसमें बदल जाएगा? अमोनियम कार्बोनेट। NH4 थ्राइस, सॉरी NH4 ट्वाइस CO3। NH4 ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। क्या है ये? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले यूरिया द्वारा कैसे करते हैं? यूरिया लेते हैं, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। इसकी क्रिया कराते हैं पानी से, तो ये बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट। अब इस अमोनियम कार्बोनेट से पानी के अणुओं को दूर करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट को पानी के अणुओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो यह NH3 कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी इसमें अलग हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इसके द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है भाई, इसके द्वारा क्या होगा? अमोनिया का निर्माण होगा। ठीक, तो अमोनिया की निर्माण विधि में क्या है? सबसे पहले किससे बनाते हैं? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2। ठीक है भाई, इसको क्या करते हैं? यूरिया को ले जाकर पानी से क्रिया कराते हैं या घोलते हैं, तो क्या बन जाता है? अमोनियम कार्बोनेट। फिर इस अमोनियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया में जो है ये अलग हो जाता है। चलिए लिख लीजिए। ओके, हो गया? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक,
तो अभी हमने देखा अमोनिया द्वारा जो है सॉरी अमोनियम सॉरी यूरिया द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण, यूरिया द्वारा अमोनिया का निर्माण। अब दूसरा है अमोनियम लवण से, अमोनियम लवण से यूरिया का निर्माण। अमोनियम, अमोनियम लवण से, अमोनियम लवण से यूरिया का निर्माण करेंगे। अमोनियम लवण जैसे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है भाई, अमोनियम लवण से, यानी कि NH4Cl ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर है? यहां से इसकी क्रिया, अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किससे क्रिया कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसी सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NH4OH, NH4OH। ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और NaCl अलग हो जाता है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अब बात आती है कैसे बना होगा। तो यहां से ये ब्रेक होता है ऐसा, ठीक, ये यहां से ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने से इसके ऊपर माइनस आता है, इसके ऊपर 1+ आता है। वैसे ये यहां से ब्रेक होता है, इसके ऊपर में माइनस आता है, इसके ऊपर में प्लस, और कुछ नहीं करना है, इसका माइनस उस पार वाले के प्लस के साथ, प्लस के साथ, और इसका प्लस उसके माइनस के साथ। NH4 ये प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ता है और NH4OH बनाता है, और इसका Cl माइनस इसके प्लस से जुड़ता है और बना लेता है NaCl, ठीक है। तो ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये अमोनिया का जलीय विलयन है। अमोनिया को पानी में घोलते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये अमोनिया का जलीय विलयन है, अमोनिया का जलीय विलयन, ठीक, अमोनिया का जलीय विलयन। इस अमोनिया के जलीय विलयन से पानी के अणु को हटाएंगे तो अमोनिया प्राप्त हो जाएगा। जैसे NH4OH, यहां से पानी के अणु को हटाएंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो पानी का अणु अलग हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा NH3, और ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अमोनियम लवण से भी जो है अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम लवण है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसकी क्रिया करते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड ब्रेक होता है तो यहां से बीच से ब्रेक होगा, टूटेगा, अमोनियम के पास 1+, क्लोराइड के पास 1-। वैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा तो सोडियम के पास 1+ और हाइड्रोक्साइड के पास 1-। अब इस वाले का प्लस दूसरे वाले के माइनस से जुड़ेगा और इसका माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ेगा। तो जब इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है तो बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह अमोनिया का जलीय विलयन है। अब इससे हमको अमोनिया प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और अमोनिया हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका है अमोनिया निर्माण की, अमोनियम लवण से, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए, एक आध और अमोनियम लवण से और देख लेंगे। ठीक, ओके, ठीक है भाई, ये था अमोनियम लवण से ये पहला रिएक्शन। एक आध और देख लेते हैं अमोनियम लवण से अमोनिया का निर्माण। तो एक और फेमस लवण अपने पास रहता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम सल्फेट जो है अलग हो जाता है। लवण में ही ये दूसरा, सॉरी हाँ, अमोनियम लवण में ही दूसरा अमोनियम सल्फेट, NH4 ट्वाइस SO4, अमोनियम
सल्फेट, अमोनियम सल्फेट लिया जाता है। फिर इस अमोनियम सल्फेट को कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। अब यहां पर देखेंगे, ये जैसे यहां पे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होता है, ये यहां से ऐसे ब्रेक होता है, ठीक है। सल्फेट का माइनस का 2 होता है, एक अमोनियम का प्लस का 1 होता है, इसलिए दो अमोनियम है, ताकि दो प्लस हो जाए और दो माइनस है। वैसे यहाँ पे एक कैल्शियम का प्लस का 2 होता है और एक हाइड्रॉक्सिल का माइनस का 1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या इसके प्लस के 2 के बराबर हो, इसलिए इधर 2 है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो 2 माइनस और 2 प्लस ये इक्वल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से ये ब्रेक होते हैं और ये अपने आयन में टूटते हैं। अब होता क्या है, सेम वही तरीका, इसका प्लस उसके माइनस से, उसका माइनस इसके प्लस से। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्लस जो है इसके माइनस से जुड़ेगा और क्या बना लेगा, NH4OH, और ये NH4OH, और इसका प्लस इसके माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस CaSO4, CaSO4, ठीक है। अब देखेंगे कि ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, क्या है ये, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रॉक्साइड है। और इस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में क्या होता है, यह अमोनिया का जलीय विलयन होता है, अमोनिया का जलीय विलयन, कौन, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनिया का जलीय विलयन, अमोनिया का जलीय विलयन। अब इस जलीय विलयन में से, अमोनिया के जलीय विलयन में से हमको क्या प्राप्त करना रहता है, अमोनिया। तो क्या करेंगे, इस वाले अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को, NH4OH को ले जाके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो पानी का अणु अलग हो जाएगा और हमको अमोनिया जो है प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से अमोनिया का निर्माण किया जा सकता है, ठीक, समझ में आ गया भाई। अमोनियम लवण से ये दूसरा है। पहला हमने देखा था NH4Cl को सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर उस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है वो अमोनिया का जलीय विलयन होता है, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से जल के अणुओं को अलग करने पर अमोनिया प्राप्त होता है। वैसे यहाँ पे अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के बीच क्रिया कराने पर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के बीच क्रिया कराने पर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनता है और इस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में जलीय अवस्था में, जलीय विलयन में रहता है कौन, अमोनिया, अमोनिया का जलीय विलयन अवस्था है, तो उसमें से अब जल के अणुओं को दूर करके अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। आप अगर केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। तो ये था अमोनियम लवणों से अमोनिया का निर्माण। अब देखेंगे तीसरा विधि अमोनिया निर्माण की, हैबर विधि। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, और यह जो है अलग अलग परीक्षाओं में और साथ में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना इसकी अधिक रहती है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक। हो सकता है इसमें हैबर विधि में पूरा का पूरा आपको सचित्र वर्णन आए, हैबर विधि का सिद्धांत क्या है, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, फिर उसकी बनाने की विधियां क्या हैं, और आपको अगर पूछा जाए उसका सचित्र वर्णन करें तो भी जो है अ, इस तरीके से ये आता है। तो हम अब देखते हैं उसे ही, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, ठीक। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि।
तो इस विधि का सिद्धांत क्या होता है कि यदि शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को लेकर जो है गर्म किया जाए तो वहां पे अमोनिया बनती है। ठीक है, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर उसके मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तब जाके वो क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण बनता है। ठीक है, हैबर विधि देख लेते हैं यहाँ पे सिद्धांत। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। ठीक, इसका सिद्धांत है कि यदि यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में लेकर या मिश्रण को लेकर गर्म करने पर अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है भाई, अमोनिया का निर्माण होता है यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में लेकर गर्म किया जाता है तो शुद्ध अमोनिया जो है प्राप्त होती है। ठीक है भाई, यहां पर होने वाली इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं वह आयरन तथा मोलिब्डेनम है। उत्प्रेरक आयरन और मोलिब्डेनम है। चलिए इसके जो है रासायनिक समीकरण को लिख के देखते हैं। रासायनिक समीकरण, इसके रासायनिक समीकरण को अगर देखें तो होता क्या है, नाइट्रोजन का 1 भाग N2 1 भाग, है ना, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा पर लिख दे रहे हैं। फिर हाइड्रोजन के 3 भाग, देखें ना 1:3 1:3, इनको क्रिया कराते हैं तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया। यहां पर उत्प्रेरक होते हैं आयरन और मोलिब्डेनम। ये क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है भाई, उत्प्रेरक है। ठीक, तो इनसे क्रिया करवाने पर यहाँ पे जो है अमोनिया का निर्माण होता है। 2NH3 क्या बनता है भाई, अमोनिया। हैबर विधि से यहाँ पे बन रहा है क्या, अमोनिया। अमोनिया बनता है, साथ में उष्मा बाहर निकलती है। उष्मा जो है बाहर निकलती है। उष्मा बाहर निकलती है, इसका मतलब ये क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद बनने के पश्चात ऊर्जा निकलता हो वो क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसका मतलब यहाँ पे डेल एच इक्वल टू नेगेटिव। कैसा होगा, डेल एच इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है भाई, ओके। ठीक, चलिए ये था अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में सिद्धांत। यदि शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के मिश्रण में लिया जाए और गर्म किया जाए तो अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ उत्प्रेरक मोलिब्डेनम तथा आयरन होते हैं। यह अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, और यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम और आयरन, ये बनाता है क्या, अमोनिया। ठीक, चलिए लिख लीजिए भाई। ओके, ठीक है, हो गया। चलिए
इसके लिए डायग्राम वगैरह चित्र वगैरह होगा तो उसको बुक में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया के गुण। अभी जो हम लोग अमोनिया अमोनिया पढ़े जा रहे हैं, इसके कुछ गुण। अमोनिया के गुण। अमोनिया के गुण, सबसे पहले तो यह एक गैस है, और वो गैस भी कैसे, रंगहीन, इसमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन गैस है। दूसरा, इसमें हल्का सा जो है सड़े अंडे की गंध आती है, सड़े अंडे की गंध साथ में जो है हल्का सा आपको आभास हो सकता है। सड़े अंडे की ना कहें तो इसे आप बाथरूम से जो स्मेल आता है उस तरीके से तीक्ष्ण होता है, इसको तीक्ष्ण कहे, है ना। ठीक है भाई। यह रंगहीन गैस है, कैसा है, रंगहीन, रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है। ठीक। इसकी गंध जो है तीक्ष्ण होती है, यानी कि ज्यादा समय तक इसको सूंघा नहीं जा सकता। तीक्ष्ण, थोड़ा सा नाक में चलेगा तो आंसू निकले, इस तरीके की है, तीक्ष्ण होती है। ठीक। और बाथरूम से जो आने वाली स्मेल होता है वो अमोनिया का ही स्मेल होता है। ठीक है ना। स्मेल जो है बाथरूम से आने वाली स्मेल की, बाथरूम गंध के समान ही है। ठीक है, जो गंध आती है ना, आभास किए होंगे, तो वैसी इसकी गंध होती है। ठीक है। तो अमोनिया एक रंगहीन गैस है, इस पे जो गंध होता है वो बाथरूम की गंध, बाथरूम से जो आती है वो इसकी ही गंध है। और अगर इसको सूंघ लिया जाए तो तीक्ष्ण होता है, यानी कि सूंघते ही आंखों से आंसू आ सकते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से। और अगर अमोनिया की मात्रा प्राप्त करना हो, अभी जो हम लोग देख रहे हैं हैबर विधि, इस हैबर विधि में अगर हमको अमोनिया की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा प्राप्त करना हो तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हम अधिक से मात्रा में अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा पूछ सके कि हैबर विधि में ऐसा क्या करें। अगर देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा कर सकता है, अगर डायरेक्ट पूछेगा तो वो सीधा सीधा हैबर विधि से अमोनिया बनाने की निर्माण को समझाइए, ये कह सकता है। या फिर अगर वो थोड़ा सा आपको टेस्ट करना चाहे तो पूछ सकता है कि ऐसा क्या करें कि हैबर विधि में हमें अधिक अमोनिया प्राप्त करना हो तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि हैबर विधि में हम अधिक अमोनिया कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इसमें लिख लेते हैं कि इस अभिक्रिया से अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए जो है क्या क्या किया जा सकता है। हैबर विधि में, हैबर विधि में अमोनिया, अमोनिया की अधिक मात्रा, अधिक मात्रा कैसे प्राप्त करें। हैबर विधि में अमोनिया की अधिक मात्रा कैसे प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम आता है, जिस नियम को हमको जानना जरूरी है, जिससे हम समझ पाएंगे कि इस अभिक्रिया में कैसे उत्पाद ज्यादा होगा, अभिक्रिया किस दिशा में जाए। ठीक, तो एक नियम आता है ली सातेलिए, है ना। ली सातेलिए नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि किसी अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और उसकी सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होगी जिस दिशा में जाने पर किए गए परिवर्तन का प्रभाव जो है शून्य हो सके या नष्ट हो सके। ठीक है, ली सातेली, चलिए इसको लिख लिए रहिए, क्योंकि इसी सिद्धांत से जो है हम इसको समझा पाएंगे और समझ पाएंगे। ली सातेली, ली सातेलिए अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की
साम्य अवस्था, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कारक जैसे ताप, दाब तथा तथा सांद्रता में, सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन करने पर अभिक्रिया, अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है, जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव नष्ट होता है ना। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा है पर समझ लीजिए, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाला। अब आती है भाई साम्य अवस्था क्या है। अभी हमने देखा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है करके, हमने हैबर विधि में बताया था कि वहां पे आगे की ओर अगर कोई अभिक्रिया चलती है तो वो अग्र अभिक्रिया, उसी में पश्च पीछे की ओर आए तो पश्च अभिक्रिया। तो आगे जाने वाला अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, पीछे की ओर वापस, पीछे की ओर मतलब ये जब जो बनेंगे उत्पाद वो टूट के वापस अभिकारक को बनाते हैं, तो ये कहलाएगी पश्च अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? पश्च अभिक्रिया। जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, यानी कि अभिकारक अभिकारक जुड़ के उत्पाद बनाने की वेग, दर या मात्रा और उत्पाद टूट के आपस में अभिकारक बनाने की जो दर है, ये जब दोनों अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों बराबर होते हैं, अग्र अभिक्रिया बराबर हो किसके? पश्च अभिक्रिया, इनका वेग जो है जब क्या हो? बराबर हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक, ओके। स्थिर नहीं होता भाई, स्थिर नहीं होता, ऐसा ना कहें कि अभिक्रिया रुक गई है, ऐसा नहीं। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों के वेग जो है बराबर है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, ये अवस्था क्या कहलाएगी? साम्य अवस्था। तो इसी साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब और सांद्रता, ये ताप, दाब और सांद्रता इस साम्य अवस्था को प्रभावित करेंगे। ताप, दाब और सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिस दिशा में अग्रसर होने पर हमने जो परिवर्तन किया था उस परिवर्तन का प्रभाव नष्ट हो सके। ठीक है, तो यह नियम क्या कहलाता है? ली सातेलिए का नियम। और इसी नियम के अनुसार जो है हम यहां पर समझेंगे कि हैबर विधि में ऐसा क्या किया जाए कि हमें अमोनिया अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे समीकरण को लिख दे रहा हूं, N प्लस 3H2 iron and molybdenum, it is giving NH3, 2NH3। ओके, यह रिएक्शन है अपने। तो सबसे पहले भाई ताप, देखो कौन कौन प्रभावित करते हैं? ताप, दाब और सांद्रता, तो यही प्रभावित यहां कर सकते हैं। अपन को देखना है, अपन को क्या देखना है कि अधिक कैसे प्राप्त होगा, अमोनिया अधिक कैसे प्राप्त हो, ये अधिक कैसे प्राप्त हो, इस पे चर्चा करते। तो हमारे पास तीन ही फैक्टर हैं, ताप, दाब और सांद्रता, तीनों को एक एक बार अपन करके देखते हैं इसमें क्या होता है। मान के चलो इस अभिक्रिया में हम ताप के मान को बढ़ाते हैं, ताप के मान को बढ़ाते हैं, है ना, क्या होगा? ताप के मान को बढ़ाएंगे। अब आपने ये भी देखा कि ये कैसा है? उष्मा छेपी है, उष्मा छेपी है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे
है ना। यहाँ भी ताप बढ़ाएंगे, उस रिएक्शन में खुद भी ताप बढ़ता है। जब इधर भी ताप बढ़ रहा है, इधर भी ताप बढ़ाएंगे, तो ये तो फिर दिक्कत करने वाला काम है। ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों भाई? इधर ताप बढ़ाएंगे तो फिर ये वापस बनते जाएगा ना। इधर ताप ज्यादा हो रहा है, इधर अपन ताप बढ़ाएंगे तो इधर भी ताप बढ़ते जाएगा। इधर ताप बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ये इस साइड वापस आएगा, इस साइड वापस आएगा तो अमोनिया टूट के फिर इनमें बदलेगा। तो ताप बढ़ाने से तो फिर नहीं रहा। ताप अगर बढ़ाते हैं तो अमोनिया का निर्माण कम होगा। यहाँ पे देखो, पहली स्थिति क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, ताप इधर बढ़ाएंगे तो ये दोनों जो है एक रहेंगे, और इधर का भी ताप बढ़ेगा। इधर का ताप बढ़ेगा तो उस ताप को मेंटेन करने इधर ताप बढ़ाएंगे। देखो ये क्या कह रहा है, हमने इधर क्या किया, ताप को बढ़ा दिया, तो हम इधर ताप बढ़ाएंगे, है ना। तो अभिक्रिया ये दोनों मिलकर इसको बनाएंगे, ठीक। लेकिन इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए ये जो है वापस टूट के इनको बनाएगा, है ना। ये आपस टूट के इनको बनाएगा। तो ताप बढ़ाने पर जो है अमोनिया की निर्माण की दर जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगला देखते हैं, अगर हम क्या कर दें, ताप को कम करें, ताप के मान को कम करें, ठीक। अगर इधर ताप के मान को कम करते हैं, ठीक है ना, तो ताप को कम करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में जाने पे ताप जो है क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, ताप को कम कर दे रहे हैं, ताप को कम कर देंगे इधर, तो ताप को कम करने से अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर जाने से ताप क्या होता है, बढ़ता है। अब किधर जाने से ताप बढ़ता है, अग्र की ओर। कैसे? क्योंकि भाई जितने ये दोनों आपस में मिलते जाएंगे उत्पाद बनेगा, साथ में यहाँ उष्मा भी निकलती है, उष्मा निकलती है मतलब ताप बढ़ेगा, ठीक। अगर हम इधर के ताप को कम कर दें, ताप को कम कर दें तो ये आपस में क्रिया करेंगे, ताप को मेंटेन करने के लिए ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनाएंगी और उष्मा अवक्षेपित कर, उष्मा को जो है बाहर उत्सर्जन करेंगे, उष्मा मतलब ताप को, ठीक। तो इस तरीके से हमने इधर कम किया तो अभिक्रिया आगे की ओर गई और उधर उष्मा बन गया, तो दोनों की ओर ताप क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो क्या करना चाहिए, यहाँ तापमान को कम रखना चाहिए, ठीक। ये वाला काम कर रहा है, तापमान को क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए, तापमान को कम रखना चाहिए, ठीक। तापमान अगर कम है यहाँ पे, है ना, तापमान कम करने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी या उस दिशा में जाएगी जिधर जाने पे तापमान क्या हो, बढ़े, अर्थात किधर की ओर जाएगी, अग्र की दिशा में, ठीक। तापमान कम करने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में जाने पर ताप क्या होगा, ताप बढ़ेगा, अर्थात किस दिशा में जाएगी भाई, ये अग्र दिशा में। अग्र अभिक्रिया, और अग्र अभिक्रिया होगी यानी कि आगे की ओर बढ़ेगा और अमोनिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक, यानी कि ज्यादा उत्पादन होगा, ठीक। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पे ताप बढ़ाने पर, सॉरी ताप कम करने पर, ताप के मान को इस दिशा में क्या करोगे, कम करोगे, इस दिशा में ताप को कम करोगे तो ये जल्दी से क्रिया करेंगे और इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा ताप इधर निकलेगा, है ना, इधर बाहर की ओर जो है ताप निकलेगा, ठीक, यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है, ओके। यानी कि यहाँ पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा और उष्मा जो है बाहर निकलेगी, ठीक, उष्मा के रूप में जो है ये बाहर में ऊर्जा निकलेगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है दाब को बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाने पर तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां दाब कम हो, अर्थात जहां कम हो, यानी कि किस ओर, अग्र की दिशा में, है ना, अग्र दिशा में, ठीक है भाई।
तो दाब बढ़ाने से क्या होता है भाई, अणुएं पास पास आती हैं, है ना, अणुएं पास पास आती, ठीक। और अगर दाब कम होगा तो अणुएं दूर दूर होंगी, अणुएं दूर दूर होंगी तो वहां पे कम मोल होंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा समझेंगे। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां दाब कम है, अर्थात जहां कम मोल है। किधर कम मोल है, अणुओं की संख्या किधर कम है, ठीक। इधर अणुएं देखेंगे तो इसका 3 और इसका 1, टोटल 4, इधर कितने हैं, 2 है उस पर, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है क्या, दाब, अणुओं की संख्या देखिए, इधर अणुएं, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 2 अणु और इधर 4 अणु, ये समझने में काम आएगा। यहाँ पे इस 4 अणु को अपन कह देते हैं इधर 4 मोल, इधर 2 मोल, ठीक है। अभी दाब को समझने के लिए ये जरूरी होगा, ठीक है भाई। दाब को बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाने पर इस रासायनिक अभिक्रिया में दाब को बढ़ा देते हैं, ताप को हमने कम किया, इस अभिक्रिया के लिए ताप को कम किया, तब जाके अमोनिया अधिक प्राप्त होगी। अब क्या करते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, इस रिएक्शन में दाब को बढ़ाते हैं। तो अभिक्रिया, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां पे दाब कम है। दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी, उस दिशा में जाएगी जहां दाब कम है, जहां दाब कम है, ठीक। और दाब कम कहां होगा, जहां कम मोल अणु है उधर दाब कम होगा, क्योंकि ज्यादा मोल अणुएं जहां होगी दाब बढ़ाने पर अणुएं पास पास आती हैं, दाब कम होता है तो अणुएं दूर दूर होती हैं। तो जहां पे अणुएं कम है वहां पे दाब कम है। अब देखिए इन दोनों में से किधर दाब अणुएं कम है, इस साइड, इस साइड यानी कि अग्र दिशा में, ठीक है। यानी कि यहां का दाब क्या है, कम है। समझ में आ रहा है कि दाब कम है, ठीक। अर्थात कैसे पता चलेगा वहां दाब कम है, जहां अणुएं कम होंगी, कम मोल अणु होंगे उनकी दाब कम होगी, क्योंकि आप दाब लगाते हो तो अणुएं पास पास आती हैं, पास पास आएंगी तो ज्यादा संख्या में अणुएं होंगी, ज्यादा मोल होंगे, ठीक है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां दाब कम है, ठीक। और दाब कम कहां रहेगा, जहां कम मोल अणु है, दाब कम वहां होगा जहां कम मोल है, कम मोल है। अर्थात किधर कम मोल है भाई, इधर की उधर, अग्र दिशा में कि पश्चिम, अग्र दिशा में, अर्थात अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया होगी। और अग्र अभिक्रिया होगी अर्थात अमोनिया की मात्रा जो है बढ़ेगी, ठीक। अधिक से अधिक मात्रा में अमोनिया बनेगी। तो ये जो कह रहा है कि हैबर विधि में अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कैसा करेंगे, तो वह विधि है, एक तो ताप के मान को कम रखिए, ताप के मान को कम रखने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में जाने पर ताप का मान बढ़ता है, अर्थात अग्र अभिक्रिया, ठीक। अग्र अभिक्रिया होगा तो अमोनिया की मात्रा ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक। दूसरा है दाब पर, दाब को बढ़ाने पर, है ना, दाब को क्या करेंगे, बढ़ाने पर, दाब को बढ़ाते हैं इधर, तो दाब को बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में दाब कम है। तो दाब कम किधर है, जिधर अणुओं की संख्या कम है, यानी कि कम मोल है, यानी कि अग्र दिशा में। इधर 4 मोल दिख रहे हैं, इधर 2 मोल, 4 कैसे, इसके 3 और इसका 1, ठीक है। तो अग्र अभिक्रिया में जाती है, अभिक्रिया जो है अग्र की ओर चले जाती है और अमोनिया की मात्रा जो है बढ़ेगी, ठीक है। चलिए ले लीजिए भाई इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट। हो गया, ठीक।
तो यह था कि हैबर विधि में अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करने के लिए या तो ताप को कम करें और दूसरा है दाब की मात्रा को बढ़ाएं। तो जो है अग्र अभिक्रिया में अभिक्रिया बढ़ेगी और अमोनिया की मात्रा अधिक से अधिक बनेगा। जब अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी तभी अमोनिया अधिक बनेगा, अगर अभिक्रिया पश्च की ओर होगा तो अमोनिया की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अमोनिया की अभिक्रियाएं। अमोनिया द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, अलग अलग के साथ। ठीक, लगाइए हेडिंग अमोनिया की रासायनिक अभिक्रियाएं। अमोनिया की रासायनिक अमोनिया की रासायनिक अभिक्रियाएं। अमोनिया की रासायनिक अभिक्रियाएं। ओके, लगाइए सबसे पहले अभिक्रिया अमोनिया का धातु लवण के साथ। अमोनिया का क्रिया जो है धातु लवण के साथ। धातु लवण के साथ अभी, ठीक है। तो धातु लवण जिंक सल्फेट की के साथ जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। जिंक सल्फेट ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें क्या है, अमोनिया अमोनिया का जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक है। अमोनिया का जलीय विलयन, ये यहां से ब्रेक होता है, ये यहां से ब्रेक होता है। खेल यहीं पे है भाई, इसका माइनस का 2 होता है, इसका प्लस का 2 होता है, इसका माइनस का सॉरी इसका प्लस का 1, इसका माइनस का 1, ठीक, ऐसे इसका प्लस दूसरे के माइनस के साथ, दूसरे का माइनस इसके प्लस, ऐसे जो है रिएक्शन कर। अब देखो यहाँ पे जिंक है, जिंक जो है इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्रिया करेगा। जिंक के पास है प्लस का 2, इसके पास है माइनस का 2, और प्लस के 2 और माइनस के 2 को बराबर करना है, तो क्या हो जाता है, अपन ऐसे ये सीख चुके हैं, देखो जैसे ऐसा ऐसा ये ऐसा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, प्लस का 2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, माइनस का 1 है। तो क्या किया जाता है, जब सूत्र बनाया जाता है तो इसका गुणा किया जाता है इसके साथ, इसका गुणा किया जाता है इसके साथ। ये आप 9वीं में सीखते हैं, 9th क्लास में सीखते हैं, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जब बनेगा तो क्या होगा, ZnOH, और इसका गुणा इसके साथ हुआ तो यहाँ पे ट्वाइस, ठीक, कितना सिंपल है, ZnOH ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये अवक्षेप है, ये क्या है, अवक्षेप है। अवक्षेप वजन होता है तो नीचे की ओर बैठ जाता है, ऐसा करके दिखा, गैस हल्की है ऊपर की ओर उड़ती है, उसको ऐसा देखा जाए। तो जिंक हाइड्रोक्साइड इस तरीके से अवक्षेप बनता है, ठीक है भाई, ओके। देन अब क्या बच गया, तो देखो इसका कितना है, प्लस का 1, इसका माइनस का 2, इसके साथ भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। NH4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1, सल्फेट SO4 इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस का 2। क्या करते हैं, इसके ऑक्सीकरण संख्या को इससे गुणा, इसके ऑक्सीकरण संख्या को इससे गुणा, और इससे बना लेते हैं, इससे सूत्र बन जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4 कितना है, ट्वाइस है, तो यहाँ पे ट्वाइस, और इधर SO4, ठीक। NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट, ओके। ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो इस तरीके से धातु लवण के साथ अमोनिया क्रिया करता है और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसको मान लो ये पहला इसके साथ रिएक्शन है, ठीक, समझ में आ गया होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। अगला देखते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया। फेरिक क्लोराइड
है ना, FeCl3, FeCl3, NH4OH। अब ये मत बोलना अमोनिया कहाँ है, ये अमोनिया का जलीय विलयन है ना, अमोनिया उसमें घुली हुई। ठीक है भाई, तो इससे लेकर सीधा सीधा ये बनना चाहिए था FeOH3, क्योंकि फेरिक है तो यहाँ पे इसका देखो, इसको ऐसे तोड़ो, इसका माइनस का 1 तो यहाँ पे +3 में है, इसको ऐसे तोड़ो तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 ऐसे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग इसका प्लस इसके माइनस से क्रिया करे और यहाँ पे बनना था FeOH थ्राइस, ऐसे बनना था, है ना, ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा बनता नहीं, बनना चाहिए था ये। ठीक, यहां तो बताया सर वैसे ही बनता है, तो यहां पे ये बनता नहीं है, इसके जगह पर जंक में बदल जाता है, ये ऐसे ना बन के किस में बदल जाता है, जंक, हाँ जंक में, Fe2O3 एंड XH2O, Fe2O3 एंड XH2O, ये क्या है, जंग, रस, जंग। ठीक है भाई, जंग में बदल जाता है और बच गया क्या, NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड फिर अलग हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। अब इसको लेके आप बनाते हैं इसको ऐसे, Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, OH, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1, इसको इससे गुणा करते, इसको इससे गुणा करते, आप बना के लाते समीकरण ऐसा, क्योंकि ये बनता नहीं है, क्या बन जाता है भाई, जंक और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से धातु लवण के साथ, धातु लवण, ये भी धातु लवण के साथ जो है अमोनिया की क्रिया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई, ये दूसरा अभिक्रिया है इसका। ठीक है, चलिए अगला जो है धातुओं के साथ जो है, हमने देखा कि धातु लवण के साथ अभिक्रिया हमने पहले देखा जिंक सल्फेट के साथ, फिर FeCl3 के साथ। अब देखते हैं इनमें संकुल निर्माण की भी प्रवृत्ति होती है, अमोनिया जो है संकुल भी निर्माण में भी भाग लेता है। तो सी, संकुल निर्माण, संकुल निर्माण, अध्याय 9 उपसंयोजक यौगिक आएगा, वहां पर हम सीखेंगे संकुल क्या होता है। तो यहाँ पे पहले आप ये सुन लें कि ये संकुल होता है ऐसा, बस उस तरीके से याद रखिए, जब वो आएगा उपसंयोजक यौगिक अपन वहां पे अच्छे से, ठीक, ओके। AgCl, AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, NH4OH, जो कि अमोनिया का जलीय विलयन है। ठीक, तो यहां पे क्रिया करने के पश्चात यहां पे ये आपस में जुड़ते हैं और एक संकुल का निर्माण करता है। ठीक है भाई, तो ये संकुल इस तरीके से AgNH2, इस तरीके से संकुल को लिखा जाता है और इसके ऊपर में 2+ आए। ठीक है भाई, ये जो है ये एक संकुल है, इसे क्या कहते हैं, संकुल। ठीक, ये संकुल है, इस तरीके से कोई बनता है वो संकुल है। और एक्चुअल में ये जो है ये टालेन अभिकर्मक आप लोगों ने सुना होगा, ये टालेन अभिकर्मक का सूत्र है, टालेन अभिकर्मक। ठीक, ये क्या है, ये टालेन। ठीक है भाई, इसका तीसरा अभिक्रिया, तीसरा रिएक्शन जो है, कॉपर सल्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्रिया कराएं तो भी यहां पे एक संकुल का निर्माण होता है। कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्राल इसको के नाम से जाना है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्राल कहा जाता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट की क्रिया होती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से।
अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जो कि अमोनिया का जलीय विलयन है। तो यहां पर भी एक संकुल बनता है CuNH थ्राइस, CuNH थ्राइस 4 एंड 2 प्लस, ठीक। टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड है ना। इस तरीके से ये भी एक संकुल है। दिख रहे हैं? कुछ अलग तरीके से आपको दिखा ना, अब तक ऐसा कहीं दिखा था नहीं। तो ये संकुल है। उपसहसंयोजक यौगिकों में हम इसको पढ़ेंगे संकुल। ये भी एक क्या है? संकुल। ठीक है भाई, यह भी एक संकुल है। ये जो संकुल है, इस संकुल का नाम जो है स्वीट्स जे है ना, स्वीट्स अभिकर्मक। ठीक है, ओके। चलिए नोट कर लीजिए भाई। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है आज हमने देखा अमोनिया के बारे में, जो कि नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। हमने देखा कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अमोनिया एक रंगहीन गैस होती है, इसके पास एक तीक्ष्ण गंध होती है और नॉर्मली बाथरूमों से आने वाला गंध जो है अमोनिया की होती है। ठीक, हमने फिर अमोनिया निर्माण की विधियां देखी। हमने यूरिया से बनाया, अमोनियम लवण से, फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अमोनिया निर्माण की हैबर विधि पे चर्चा किया। फिर हमने चर्चा किया कि हैबर विधि में अमोनिया की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि अमोनिया की मात्रा अधिक से अधिक बने। तो हमने देखा ताप को कम करने पर तथा दाब को बढ़ाने पर। ठीक, फिर इसको समझने के लिए हमने देखा ली-सातेलिए का नियम। ली-सातेलिए के नियम में हमने सीखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक ताप, दाब तथा सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिधर अग्रसर होने पर किए गए प्रभाव का जो है क्या हो सके, नष्ट हो सके। ठीक है, किया गया प्रभाव, परिवर्तन का जो है प्रभाव क्या हो सके, नष्ट हो सके। ठीक, फिर हमने देखा कि अमोनिया की रासायनिक अभिक्रियाएं, हमने देखा धातु लवणों के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर हमने देखा संकुल निर्माण। ओके, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू लेते हुए आपके सामने फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। ठीक।